नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। छत्तीसगढ़ की खबरों पर नजर डालेंगे। छत्तीसगढ़ राउंड अप में अगले आधे घंटे आपको बता दें, बलौदाबाजार से बड़ी खबर। नकाबपोश लुटेरे ने शिक्षक पर हमला कर दिया। घर में घुसकर दिन दहाड़े जानलेवा हमला किया। मिर्ची पाउडर छिड़ककर घर के अंदर घुसने का प्रयास किया। दरअसल शिक्षक के चिल्लाने पर लुटेरा वहां से फरार हो गया। वार्ड नंबर 4 की यह घटना बताई जा रही है। सिटी कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। संदिग्ध आरोपी का फोटो जारी किया गया है और शिक्षक के चिल्लाने पर लुटेरा वहां से भाग खड़ा हुआ। फिलहाल आपको बता दें कि सिटी कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और संदिग्ध आरोपी का फोटो जारी किया गया है। दरअसल ये नकाबपोश लुटेरा जिसने शिक्षक पर हमला कर दिया, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड हुई उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिर्ची पाउडर छिड़ककर घर के अंदर घुसने का प्रयास ये कर रहा था। अब लूटपाट करने का इसका इरादा था या कुछ और, ये अभी पुलिस छानबीन कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट हो पाएगा। दरअसल संदिग्ध आरोपी का फोटो जारी कर दिया गया है और फोटो जारी होने के बाद नकाबपोश लुटेरे के द्वारा शिक्षक पर हमला किए जाने का मामला, जिसे पुलिस अभी छानबीन के बाद क्या कुछ तथ्य सामने रखती है। मिर्ची पाउडर छिड़क कर अंदर घर में घुसने की उसने कोशिश की और शिक्षक के शोर मचाने पर लुटेरा वहां से फरार हो गया। और अंबिकापुर में बीजेपी नेता जन्मेजय मिश्रा पर मारपीट और अवैध वसूली का आरोप लगा है और इस पूरे मामले में घर में घुसकर मारपीट का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पीड़ित के पिता के साथ बीजेपी नेता मारपीट कर रहा है, जिसके खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। पीड़ित सौरभ मिदिया का आरोप है कि नवीन खुटिया के से पैसे के लेन देन में मारपीट की गई। जन्मेजय मिश्रा पर परसेंटेज लेकर वसूली करने का आरोप लगा है और उधर जन्मेजय मिश्रा का कहना है कि उससे पीड़ित से पैसा उधार लिया था। जन्मेजय बीजेपी किसान मोर्चा का पूर्व जिलाध्यक्ष है। किया जा रहा है। भाजपा के नेता जन्मेजय मिश्रा जी, उनके साथ नीतीश यादव करके हैं और मेरे साथ आज लड़ाई झगड़ा मारपीट बहुत ज़्यादा किया। मैं होटल में अपना कर्मभूमि में था, काम कर रहा था, पीछे से आके मैं लड़ाई झगड़ा के हिसाब से मारपीट किया। ये बताइए कि क्या पहले भी मारपीट हुआ है? जी, 7 तारीख को मेरे घर में घुस के हलीका के दिन रात के 11 बजे उन्होंने मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा मारपीट किया है, मारे हैं बहुत ज़्यादा। उसका रिपोर्ट भी मैं थाने में दिया हूँ। किस टाइप के वसूली करते हैं? दूसरे का मतलब कोई भी लेन देन हो, हिसाब किताब हो, उस हिसाब से वो अवैध वसूली करते हैं, सेटलमेंट कराते हैं, उससे सब परसेंटेज के हिसाब से वो सेटलमेंट करते हैं। यदि वो एफआईआर कर रहा है तो मैं भी इसके खिलाफ भी 7 दिन पहले आवेदन नीतीश यादव के माध्यम से दिलवा चुका हूं और आज मणिपुर चौकी में भी आवेदन दिलवा चुका हूं। तो सबसे पहले तो पुलिस विभाग को उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। जी, अगर वो सामने वाला बदतमीजी किया है तो निश्चित रूप से मेरे भी हाथ उठे। ये थाना कोतवाली अंतर्गत सौरभ मीठा है, ये जो है रहने वाला ब्रह्म रोड अंबिकापुर का है। ये आज दिनांक 14/3/2023 को थाना कोतवाली आकर एक आवेदन दिया कि जन्मेजय मिश्रा हैं, एक व्यक्ति हैं बोरीबार अंबिकापुर के। इनके द्वारा जो है इनका टेंट का काम है, इसका प्रार्थी का टेंट की पैसे का लेन देन को कुछ इनका आपस में विवाद है। इसी बात को लेकर ये इससे होली के कुछ पहले उनसे विवाद हुआ था। जन्मेजय मिश्रा उनके घर के पास जाके लड़ाई झगड़ा किया था और दूसरी बार जो है अभी पर्पल ऑर्चिड होटल के पास भी इसी बात को लेकर उनके साथ हाथापाई करने की रिपोर्ट दर्ज कराया है। प्रार्थी की रिपोर्ट में हमने अपराध दर्ज कर लिया है। मामला दोनों का आपसी लेन देन का लग रहा है और इसमें आगे व्यवस्था की जाए। और श्रवण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रवण, ये जो लड़ाई झगड़ा है आपसी लेन देन का बताया जा रहा है, शिकायत दर्ज हो चुकी है, क्या गिरफ्तारी तक हो सकती है? क्या कुछ है जानकारी अपने पास? देखिए, गिरफ्तारी तो अभी नहीं हुई है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। जन्मेजय मिश्रा हैं, बीजेपी के रसूखदार नेता हैं और पूर्व में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और पूर्व में जिला अध्यक्ष कृषि के भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक व्यक्ति के घर में अवैध वसूली करने जाते हैं, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगा है। ये कुल मिलाकर पैसों का लेन देन है। लेकिन जिस तरह से हमने सौरभ से बात हुई हमारी, और सौरभ का साफ तौर पर यही कहना है कि जन्मेजय मिश्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नवीन करके एक व्यक्ति है जिससे वो टेंट
के बिजनेस में पार्टनरशिप थे और उससे पैसा के लेन देन है। और वो सीधे सीधे आरोप जन्मजय मिश्रा पर लगा रहे हैं कि वो उस पैसे को रिकवर करने के लिए हमारे घर में अवैध वसूली कर रहे हैं। और जो है इसके सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आया है, जिसमें उसके पिता को धमकाते हुए भी साफ तौर पे देखा जा सकता है। और कहीं न कहीं सीधे तौर पे ये आरोप उन्होंने लगाया है पीड़ित पक्ष ने कि जो जन्मजय मिश्रा हैं उससे हमारा पैसे का कोई लेना देना नहीं है, कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें जन्मजय मिश्रा की, तो उन्होंने ये कहा है कि हमसे उधारी लिया गया था। तो कुल मिलाकर ये पैसों का लेन देन का मामला निकल कर आ रहा है। और अब इसमें FIR दर्ज तो हो गई है, लेकिन अब देखना होगा कि उसकी गिरफ्तारी हो पाती है कि नहीं, क्योंकि रसूखदार नेता है जन्मजय मिश्रा बीजेपी के। जन्मेजय क्या कह रहे हैं इसमें, क्या उनकी तरफ से सफाई दी जा रही है? वीडियो के बारे में जब उनसे मीडिया ने सवाल किया, क्या कह रहे हैं वो? उनका साफ तौर पर कहना था कि मेरा पैसे का लेन देन था और सौरभ पैसा लौटा नहीं रहा है। 2 साल से पैसों की लगातार मांग की जा रही है। वो घर जब उसके जाने पर बदतमीजी करता और आज जो है पर्पल ऑर्चिड एक निजी होटल है, वहां पर उसका टेंट का काम चल रहा था। तो इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और उसके एक साथी कोई यादव हैं, वो होटल पर्पल में पहुंचे थे और इस दौरान मारपीट भी हुई है। और आज इसी मसले पर FIR दर्ज कोतवाली थाने में की गई है। कुल मिलाकर के जन्मजय मिश्रा का कहना है कि पैसा का लेन देन है, पैसा नहीं दे रहा है। और सौरभ जो पीड़ित पक्ष है उसका कहना है कि इसका कोई पैसे का लेन देन नहीं है, मेरा पार्टनर है उससे लेन देन है, ये केवल मेरे से अवैध वसूली कर रहा है और परसेंटेज लेने की वजह से ये वसूली कर रहा है और लगातार दबाव डाल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और रायपुर में इंडसइंड बैंक में डीडी की क्लोनिंग कर 30 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया, जिससे MG रोड पर स्थित इंडसइंड बैंक की शाखा के अधिकारी और पुलिस इस वक्त हैरान है। हैदराबाद के फ्यूल खनिज कंपनी का 5 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट का क्लोन बनाकर रायपुर के इंडसइंड बैंक में जमा कर करीब 30 लाख रुपए निकाल लिए गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब हैदराबाद की कंपनी अपने डीडी को कैंसिल कराने के लिए बैंक पहुंची। इसके बाद हैदराबाद की बैंक ने रायपुर के शाखा से संपर्क किया और डीडी की जांच कराई, जिसमें यह पता चला कि 2 साल से बंद पड़ी श्याम ट्रेडिंग कंपनी के खाते में नकली डीडी से पैसे ट्रांसफर किए गए। जिसके बाद पुलिस ने कंपनी के मालिक आकाश नाइक की तलाश शुरू कर दी है। उधर जानकारों का यह मानना है कि बैंक कर्मचारी की मिलीभगत से फ्रॉड संभव नहीं है। ये ज्वाइंट कस्टडी में रहती, जैसे अपन नोट रखते हैं, तो इसको कोई क्लोन नहीं बना सकता। ये जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, जब तक के अंदर से कोई व्यक्ति मिला ना हो बैंक के, तब तक के ये कोई नहीं कर सकता फ्रॉड। हाँ, आज की डेट में ये ज़रूर हो गया है कि सिग्नेचर कॉपी करना थोड़ा आसान हो गया है, पर जहाँ तक के क्लोन की बात है मुश्किल है। इंडसइंड बैंक के मैनेजर ने थाना मोदापारा में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके बैंक पे फर्जी डीडी प्रस्तुत करके एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है बैंक के साथ ठगी करने का प्रयास किया गया है। इस पर थाना मोदापारा में जो है धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है और इसमें आरोपी की जो है पता तलाश की जा रही है। कुछ अमाउंट इसमें सीज भी किए गए हैं। इसमें जो राशि जो है वो बैंक अकाउंट में उपलब्ध थी उसे बैंक के द्वारा सीज कर लिया गया है और बाकी राशि के लिए आपने डुप्लीकेट सामान, डुप्लीकेट नोट तो सुने होंगे, लेकिन बैंक के डीडी का डुप्लीकेट कभी नहीं सुना होगा। रायपुर के इंडसइंड बैंक में एक अजब तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। हैदराबाद की एक कंपनी ने 5 करोड़ रुपए का डीडी जारी किया और उसके बाद डीडी के क्लोन बनाकर आहरण हो गया। पुलिस भी हैरान है और बैंक के कर्मचारी भी हैरान हैं कि आखिर डीडी की क्लोनिंग कैसे हो गई। अगर डीडी की क्लोनिंग हुई है तो ये आर्थिक बड़ा अपराध कहा जा सकता है, क्योंकि चेक, डीडी तमाम ऐसे चीज़ हैं जो बैंक के डबल लॉकर में रखा जाता है। लेकिन इंडसइंड बैंक में इस तरह के फर्जीवाड़े से हैरान है और सभी स्तब्ध है और आरोपी आहरण करने के बाद फरार हो गया है। पूरे मामले की जाँच अब रायपुर पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और कांकेर के पुरी गांव में एक जली कार और लापता परिवार के रहस्य से पर्दा उठ गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में लापता
समीरन सिकदार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक समीरन सिकदार ने 35 लाख के कर्ज से बचने के लिए 72 लाख रुपए की बीमा की राशि हासिल करने के लिए ये साजिश रची थी और इस पूरे मामले में वो अपनी पत्नी जया सिकदार को गुमराह करता रहा। गौरतलब है कि 1 मार्च की रात को पुरी गांव के पास समीरन की कार जली हालत में मिली थी और इसके बाद समीर, पत्नी जया और उसके 2 बच्चे गायब थे। 13 मार्च की शाम 7 बजे समीरन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने फार्म हाउस पर पहुंचा। अपने फार्म हाउस पर काम करने वाले मजदूर के फोन से अपने पिता को फोन किया, जिसके बाद पुलिस तुरंत समीरन के फार्म हाउस पहुंच गई और परिवार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जो शुरुआती अभी पूछताछ इनसे हुई है तो उसमें यही पता चल रहा है कि ये जो पूरा प्लान था समीरन सिकदार ने खुद ही बनाया था। उसका ये कहना है कि बिजनेस में उसको काफ़ी लॉस हुआ है पिछले कुछ समय में और साथ साथ मार्केट से उसने काफ़ी पैसा उधार लिया हुआ था। तो इस उधारी के कारण वो काफ़ी बोझ महसूस कर रहा था, वो वापस पैसे नहीं लौटा पा रहा था। तो उसके मन में ये प्लान था कि क्योंकि चारों के नाम पे इंश्योरेंस किया हुआ था, LIC का इंश्योरेंस किया हुआ था, तो उसके दिमाग में था कि कहीं ना कहीं मैं एक्सीडेंट का स्वरूप दूंगा इस पूरे घटनाक्रम को, तो लोगों को लगेगा कि ये लोग उसी में जल करके पूरी तरीके से खाक हो गए और कोई ट्रेस नहीं बचेगा बॉडी का, तो शायद इंश्योरेंस के पैसे जो है परिवार को मिल जाए। और उसके मन में यही बात थी कि परिवार से जब पैसों को लेकर के तकाजा किया जाएगा तो ये जो इंश्योरेंस के पैसे हैं ये परिवार इसको वापस लौटाने में सक्षम रहेगा। ये खुद धमतरी से एक व्यापारी से उस दिन 7 लाख रुपए कैश इसने लिए थे और इसके पास पहले का भी खुद का अपना कुछ कैश था, तो लगभग 8-8.5 लाख रुपए कैश लेकर के ये बाहर निकला था। और राजधानी बिलासपुर में हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया। गाड़ी के ड्राइवर ने एक युवक को धक्का मारते हुए उसे आधा किलोमीटर तक घसीटा। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। मृतक युवक शादी में शामिल होने के लिए आया था और पुलिस मौके पर CCTV को खंगाल रही है। और उधर बलरामपुर में यात्री बस बेकाबू होकर पुल से जा टकराई। भरतपुर घाट पर हुए हादसे में 6 यात्री घायल हो गए और वहीं ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को शंकरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। रायगढ़ में परीक्षा देने जा रही स्कूटी सवार युवती ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे में मौके पर युवती की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने काफी देर तक चक्का जाम किया और लोगों का आरोप है कि भारी वाहनों के चलते यहां हादसे हो रहे हैं। और भिलाई के भरे बाजार लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दरअसल लड़कियों ने एक दूसरे पर मिर्च पाउडर फेंका। बताया जा रहा है कि लड़कियों के बीच पैसे को लेकर मारपीट हुई और भिलाई के लक्ष्मीनगर सुपेला में यह मारपीट हुई, जहां इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। और गरियाबंद के मैनपुर क्षेत्र में हाथियों की धमक से लोगों में दहशत है। हाथियों की दहशत से स्कूल्स बंद हैं। 32 हाथियों का दल 2 भागों में बटा हुआ है जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग ने कई गांवों में अलर्ट भी जारी किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये गरियाबंद से तस्वीरें सामने आई जहां 32 हाथियों का झुंड है जो लगभग 16 हाथियों के झुंड में बटा हुआ है और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है हाथियों का ये झुंड। और बीजापुर में नक्सलियों ने रेत का परिवहन कर रहे वाहनों को आग लगा दी। दरअसल 2 टिप्पर 2 ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया नक्सलियों ने। ड्राइवर और मजदूर किसी तरह से भागकर अपनी जान को बचाने में कामयाब रहे। दरअसल नैमेड थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना कोडेपाल से होकर बहने वाले नाले के नजदीक इस वारदात को अंजाम दिया गया। नक्सलियों ने आग के हवाले किया रेत का परिवहन कर रहे वाहनों को, जहां रेत परिवहन कर रहे 2 टिप्पर और 2 ट्रैक्टर्स को आग के हवाले कर दिया गया। और इन गाड़ियों के जो चालक थे, वाहन चालक थे, उन्होंने किसी तरह से भागकर वहां से अपनी जान बचाई। और अब बात उस ऑपरेशन की जो लोकेश की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है।
और लोकेश को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। विदिशा के लटेरी में जहां बोरवेल में एक 7 साल का मासूम लोकेश गिर गया और बोरवेल में गिरने के बाद से लगातार प्रशासनिक स्तर पर स्थानीय लोगों की सहयोग से सभी यहां पर उसे बचाने के लिए प्रयासरत हैं। मासूम को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही है। उस गड्ढे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स मौके पर पहुंच चुकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। मौके पर जेसीबी के जरिए खुदाई की जा रही है और पथरीली जमीन होने की वजह से वहां पर हैमर्स को भी मंगाया गया है। 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरों के बाद। और यह कहा जा रहा है कि बच्चा काफी गहराई में फंसा हुआ है और अब तक तकरीबन 50 फीट तक की खुदाई की जा चुकी है और करीब 25 से 30 फीट और गड्ढा खोदा जाना बाकी है। इसके बाद समानांतर टनल बनाने का काम होगा और टनल के अंदर कैमरे से बच्चे पर लगातार नजर रखी जा रही है और सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोकेश को बाहर निकाला जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लोकेश को निकाले जाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाने की बात कही है। ट्वीट क्या कुछ किया उन्होंने वो बताते हैं आपको। और लोकेश को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा, मुझे विश्वास है कि बालक जल्द निकाल लिया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे ऑपरेशन से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और इस पूरे विषय को लेकर पूरी गंभीरता के साथ जुटे हुए हैं और एक प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को भी उन्होंने यहां भेजा है जो कि स्थानीय अधिकारियों के साथ सामंजस्य बनाए हुए हैं और आम लोगों के साथ बातचीत हो रही है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी भी लगातार वहां डटे हुए हैं। शैलेंद्र, काफी समय हो गया है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए, आप भी लगातार वहां डटे हुए हैं, क्या अपडेट मिल पा रहा है? बच्चे को कब तक बचाया जा सकेगा? देखिए, अभी जो बात अगर मैं करूं रेस्क्यू की, तो रेस्क्यू का काम लगातार जारी हो। जिस तरीके से अभी भोपाल कमिश्नर यहां पहुंचे थे, वो कह रहे 4 से 5 घंटे का समय और अभी लगने वाला है, क्योंकि अभी लगभग 30 फुट के आसपास की खुदाई हो चुकी है और बाकी की खुदाई के लिए भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे थोड़ी मशक्कत भी बढ़ती जा रही है। गहरा गड्ढा किया गया, उसके बाद एक जेसीबी जो है वो मिट्टी को खोद रही है, दूसरी फिर यहाँ पर पास में ही डाल रही है, उसके बाद एक दूसरी जेसीबी है उसको ऊपर भेज रही है और उसके बाद ट्रक के माध्यम से मिट्टी को बाहर भेजा जा रहा है। तो अब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे कठिनाइयाँ भी बढ़ती जा रही हैं। 3 से 4 जेसीबी जो है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है और ये बताया जा रहा है कि लगभग 65 से 70 फुट गहरा ये बोरवेल है और उम्मीद ये भी है कि कुछ बहुत दिनों से ये बोरवेल बंद पड़ा था और ऐसे में काफ़ी हद तक ये भर भी गया होगा। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि 45 से 50 फीट पर जो बच्चा है उसके फंसे होने की जो उम्मीद है या आशंका है वो जो जाहिर की जा रही है। अब उसके बाद जो है लगातार जो है रेस्क्यू की टीम यहाँ पर काम कर रही है। स्थानीय विधायक भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से पूरा ऑपरेशन चल रहा है और क्या लगता है कि जो हमारा चिरंजीव प्रिय बालक लोकेश अहरवार बोरवेल में गड्ढे में गिर गया है, उसके लिए जैसे ही शासन को सूचना प्राप्त हुई, स्थानीय एसडीएम, एसडीओपी पुलिस और माननीय जिलाधीश महोदय और एसपी महोदय वर्तमान में प्रभार में एडिशनल एसपी साहब यादव जी, उनके द्वारा तत्काल अच्छे प्रयास शुरू किए गए और मध्य प्रदेश शासन के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने भी विधानसभा की कार्रवाई चलते हुए भी संपूर्ण प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और जिलाधीश महोदय के प्रयासों से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सहयोग और आशीर्वाद से समय पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ये टीमें भी आ गईं और योजना बना करके समय पर काम शुरू हुआ। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने समझदारी करते हुए ऑक्सीजन और कैमरा वगैरह की व्यवस्था तत्काल करी। लेकिन प्रयास चल रहा है, किंतु गहराई अधिक होने के कारण और बगैर केसिंग का बोर होने के कारण थोड़ी स्थिति चिंता की भी मैं मानता हूँ। लगभग 11-12 के बीच की घटना होगी या थोड़े आसपास की होगी और उसके बाद से लगभग 9 बजने को है। लंबा मैं समझता हूँ 10 घंटे के लगभग हो रहा है और भी समय लगेगा और उसमें भी मिट्टी ना धसके, कोई मिट्टी खोदने के समय कोई ऐसी स्थिति ना बने। जो कल्पना की है, जैसा योजना बनाई है वैसा ऑपरेशन होता रहे, बचाव का कार्य होता रहे। तो समय लग रहा है, इस वजह से थोड़ी चिंता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि बालक सकुशल हमारे मध्य आए।
निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार भी पूरी तरह से संवेदनशील है। शैलेंद्र, ये एक प्रयास काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में जनप्रतिनिधि का भी वहां मौजूद होना, पूरी टीम का मौजूद होना, ये दर्शाता है कि बच्चे के जीवन को लेकर पूरी तरह से यहां पर संवेदनशील है सरकार भी, प्रशासन भी, और जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि इस तरह के बोरवेल्स पर काम करने की जरूरत है, सरकार को भी गंभीरता से इस पर आदेश सख्ती से लागू करने होंगे। शैलेंद्र, आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी देने के लिए। और बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन वहां दी जा रही है। लठेरी में बोरवेल में जो बच्चा गिरा, शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार ताजा तस्वीरें दिखा रहे थे और साथ ही जो स्थानीय विधायक वहां पर पहुंचे उनसे उन्होंने बातचीत की और पूरा जो ऑपरेशन है कैसे अंजाम दिया जा रहा है और पूरी तत्परता के साथ सरकार इस पर डटी हुई है, जुटी हुई है। ये सरकार के द्वारा संवेदनशीलता जो इस पूरी घटना को लेकर है ये दर्शाता है। खुद जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद हैं, स्थानीय अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पूरा अमला जमला डटा हुआ है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी लगातार वहां पर डटे हुए हैं जब से ये दुर्घटना हुई उसके बाद से। बच्चे में मूवमेंट तो है और उस बच्चे को जल्द ही निकाल लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कुछ समय अभी लग सकता है, जैसा कि विधायक द्वारा बताया गया कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, कैसे गड्ढा खोद करके उसके साथ में एक छोटी टनल बना करके बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। नीचे गहरी खुदाई के बाद आप देखिए तस्वीरों में 2 जेसीबी लगी हुई हैं। एक तरफ गहरी खुदाई, उसके बाद मिट्टी को ऊपर उठाकर रखा जाता है, दूसरी जेसीबी से उसे ट्रक में डाला जाता है और किसी तरह से बच्चे को बाहर निकाला जाए। ये प्रयास लगातार जारी है और हम भी ये कामना करते हैं कि बच्चा जल्द ही बाहर निकल आए सकुशल। लोकेश, जिसे निकालने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। Poonawalla FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes.